दिस इज़ आगा शरियर खान। हमारे स्टूडेंट्स को ये तो कहा जाता है कि आप ज़्यादा पढ़ें, आप फोकस के साथ पढ़ें और आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि भाई पढ़ना किस तरीके से है। और यही है आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक कि हम अपने किस तरह स्टडी को एफिशिएंट बनाएं, हम किस तरीके से पढ़ें कि हम अपनी स्टडी से मैक्सिमम आउटपुट को जो है वो गेन कर पाएं। तो जी स्टार्ट करते हैं 4 लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी से। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉम्पिटेंसी के लेवल्स कितने होते हैं। ये 4 लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी है। सबसे पहला जो लेवल है वो कहलाता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है कि एक स्टूडेंट है जिसको जो है वो कुछ टेक्निक्स का स्किल्स का पता ही नहीं है। उसको नहीं पता कि स्पीडी रीडिंग किसे कहते हैं, या उसको नोट्स मेकिंग स्किल्स का नहीं पता, या उसको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का नहीं पता, तो वो उसको प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दूसरी चीज हमारे पास यह है जो कहलाती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कि एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि भाई नोट्स मेकिंग के स्किल्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होते हैं, रीडिंग के स्किल्स होते हैं, बट उसने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया हुआ, अपने आप को उसके लिए ट्रेन नहीं किया हुआ, उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई। एज अ रिजल्ट वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, ना ही उस चीज से फायदा ले पाता है। तीसरा लेवल है जी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये वो स्टूडेंट्स है जिनको उन स्किल्स का पता भी होता है और उस स्किल्स के प्रैक्टिस करने की वजह से ये उसको इम्प्लीमेंट भी करना जानते हैं, अगर वो फोकस के साथ स्टडी करें। यानी कि स्टूडेंट है, ही नोज हाउ टू टेक नोट्स या हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक। अगर वो कॉन्शियसली अपने 100% एफर्ट्स को जो है वो पुट करें तो वो उस चीज से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले पाते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एंड जो फोर्थ लेवल है जिसके ऊपर हमने जिसको टारगेट करना है या जिसको हमने अडॉप्ट करना है, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसका मतलब यह है कि उन स्किल्स की जो हम अभी आने वाली इस वीडियो में जो है वो आगे सीखेंगे, उसको इतनी प्रैक्टिस की जाए, उसको इस तरह से अडॉप्ट किया जाए कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आपका माइंड जो है वो अनकॉन्शियसली जो है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दे और जो है वो उससे फायदा लेना शुरू कर दे, जो भी हम स्किल्स जो है वो इसके अंदर सीखेंगे। अब बात करते हैं कि भाई हमने स्टडी किस तरीके से करनी है। याद रखिएगा, स्टडी करते वक्त एक चीज ऐसी है जिससे आपने आपको महफूज रखना है, दैट इज कॉल्ड क्रेमिंग। ठीक है, आपने चीजों को क्रैम नहीं करना। ऑल दो इट इज बिकम अ क्लीशे। हर दूसरा बच्चा यही बोल रहा होता है कि भाई हमें जो है वो रट्टा नहीं लगाना, या सर मैं रट्टा नहीं लगा रहा हूं, हम चीजों को क्रैम नहीं कर रहे। बट अगर आप उनकी जो है वो स्टडी का उनकी जो है वो आप स्टडी का प्रोसीजर देखें या स्टडी टेक्निक देखें, तो साफ पता चल रहा होता है कि वो जो है वो क्रैम कर रहे हैं चीज़ों को। एक ही टॉपिक को लेके बैठेंगे, उसको 4-5 घंटे पढ़ते रहेंगे एंड इट इज़ नथिंग बट क्रैमिंग। क्रैमिंग का नुकसान यह है कि आप उसको एज इट इज़ तो रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको जो है वो सही से समझ नहीं पाएंगे और उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो आप एज इट इज जो है वो इंफॉर्मेशन वहां लिख देंगे। लेकिन अगर थोड़ा भी क्वेश्चन जो है वो चेंज हुआ, उसने एनालिसिस की बात की, इवैल्यूएशन की बात की, तो फिर वो आप फंस जाएंगे। वहां पर जो भी चीज आपने जो है वो पढ़ी होगी उससे आप फायदा नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको यूज करते हुए हम अपनी स्टडी से मैक्सिमम गेन जो है वो ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने अपने जहन में रखने हैं। मैंने अपने पास नोट भी किए हुए ताकि जो है मैं उसको सीक्वेंस के साथ आपको बता पाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्प्लॉय एक्टिव रिकॉल, या फिर इसको हम एक्टिव रिकॉल स्टेप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप कोई भी बुक से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कोई भी वीडियो सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, या आप कोई भी आर्टिकल जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपने वो आर्टिकल पढ़ना है, आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपने बुक या वो वीडियो बंद कर देनी है और फिर आपने खुद से ही जो है वो रिकॉल करना है, वर्बली या लिख कर के आपने उस वीडियो से क्या सीखा या आपने उस आर्टिकल से क्या गेन किया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको
एज इट इज़ जो है वो स्पीकर के वर्ड्स याद हो जाएं, या आपको एज इट इज़ जो है वो आर्टिकल में जो डाटा लिखा हुआ है, जो एज इट इज़ वर्ड्स लिखे हैं वो याद हो जाए, इसका मतलब बिल्कुल वो नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने उससे सीखा क्या, आपने उससे आउटपुट क्या लिया, उसका सेंट्रल आइडिया क्या था उस चीज का। देन आपने वो लिख लेना है एक जगह या रिकॉल करना है, और फिर दोबारा उस आर्टिकल की तरफ जाना है और वीडियो की तरफ जाना है और देखना है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट रह तो नहीं गई, और अगर रह गई तो उसको भी नोट डाउन कर देना है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे आपकी स्टडी की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। इसको रिपीट कर लेते हैं। एक्टिव रिकॉल, कोई भी आर्टिकल हमने पढ़ना है, उसके बाद उस आर्टिकल को बंद कर देना है और उसके बाद से खुद से रिकॉल करना है, आइदर वर्बली और इन राइटिंग, कि हमने उससे सीखा क्या या उसका सेंट्रल आइडिया क्या था, और फिर दोबारा उस आर्टिकल की तरफ जाना है और फिर देखना है कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई और उसको नोट डाउन करना है। इसके ना सिर्फ आपकी स्टडी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कि आपके जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होते चले जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में बड़ी आसानी मिलेगी। दूसरा है जी स्पेस्ड रिपीटेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, एक टॉपिक पढ़ा मंडे को, ट्यूसडे को, और पढ़ लिया और उसको लिख लिया, उसको जो है वो उसका टेस्ट दे दिया और फिर उसको बंद करके रख दिया और बोला कि हम जो है वो एग्जाम के टाइम के उसके ऊपर देखेंगे। ये बड़ी एक गलत टेक्निक है। आपने स्पेस्ड रिपीटेशन को स्केड्यूल करना है, जिसको हम आम जबान में रिवीजन भी कहते हैं। आपने अपने रिवीजन को स्केड्यूल करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंडे से फ्राइडे तक नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने सैटरडे संडे सिर्फ अपने रिपीटेशन या रिवीजन के लिए रख देना है, ताकि जो चीज मैंने पढ़ी है क्या वो मुझे रिवाइज भी हो रही है या नहीं हो रही। फिर अगर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर अगेन आपने उसकी रिपीटेशन या रिवीजन को स्केड्यूल करना है कि मैंने महीने में या 2 महीने में उसको कितनी दफा रिवाइज करना है। इसका फायदा ये होता है, इससे स्पेस्ड रिपीटेशन से आपकी जो रिटेंशन पावर है या रिटेंशन कैपेसिटी है वो हर स्टेप के साथ जो है वो बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने पहली दफ़ा रिवीजन किया तो शायद आप 40% जो है वो आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी दफ़ा रिवीजन में आपकी जो कैपेसिटी है वो 65% या 60% पे चली जाएगी, और फिर तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इस काबिल होंगे कि आप रिटेन कर पाएं। तो हमारे पास जो दूसरा स्टेप था वो है स्पेस रिपीटेशन, जिसका मतलब है कि आपने अपने रिवीजन को अच्छे तरीके से स्केड्यूल करना है, सिर्फ चीजें पढ़कर आपने छोड़ नहीं देनी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है जी मैनेज द स्टेट यू आर इन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफ़ी रिसर्च भी हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च उठा लें, स्टैनफोर्ड की आप रिसर्च उठा लें, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। कोई मुझे बोलेगा तो मैं उसको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आपकी स्टेट जो है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपकी स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट, वो डिटरमाइन करती है आपकी स्टडी की एफिशिएंसी से। अगर आप अच्छे मूड में नहीं होंगे, आप जो है वो एक डिप्रेस स्टेट के अंदर हैं, एंजाइटी के अंदर हैं, तो आपकी पढ़ाई की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्पैक्ट होगी। इसी तरह आपका पोस्चर जो है वो अगर राइट नहीं है, आप लेटे हुए हैं और एक रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर है और आप उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम आउटपुट उससे नहीं ले पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ने से पहले अपनी मेंटल या अपनी माइंड की जो स्टेट है, आपने उसके ऊपर काम करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो किस तरह अपने मूड को फ्रेश करता है। म्यूजिक है जी, इसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जो है वो अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, और उसके बाद से आपने एक अच्छे मूड के अंदर आकर और फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। एंड सेम इज द केस विद पोस्चर। आपने राइट पोस्चर के साथ स्टडी करनी है, कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हों या आप सिंपल बैठे हुए हों और आपके सामने बुक हो और आप पढ़ रहे हो। ये नहीं कि आप लेटे हुए हैं और तकिया पड़ी हुई है और आप जो है वो तकरीबन स्लीपिंग पोस्चर के अंदर हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आप मैक्सिमम गेन हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर जी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, जो अक्सर हम जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, दैट इज लिसन विद योर होल ब्रेन। आपने लिसनिंग के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पॉइंट के ऊपर बड़े कमज़ोर हैं। चाहे वो क्लास में लेक्चर सुन रहे हों, चाहे वो किसी सेमिनार के अंदर हों, किसी जो है वो
जो है वो कोई यूट्यूब पे वीडियो सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, वो सुनते सही तरीके से नहीं है। मेरे पास यहाँ पर रिसर्च भी है, बुक का नाम भी मैंने लिखा हुआ है, ह्यूग थॉमसन की जी बुक है प्लेचू इफेक्ट, जिसमें वो लिखता है कि व्हाइल लिसनिंग इज द कोर of most of our communication, the average adult listen nearly twice as much as they talk. Most people stink at it. ठीक है जी। इसी तरह इसी में एक टेस्ट के बारे में लिखा गया है कि एक टेस्ट किया गया, एवरेज लोगों को जो है एक कमरे में बिठाया गया और उनके सामने एक 10 मिनट की प्रेजेंटेशन उनको सुनाई गई और उसके फौरन बाद उनको उसमें से आंसर किए गए, तो 50% लोगों को वो चीज़ें याद नहीं थी और उन्हीं लोगों को 48 आवर्स के बाद से बुलाया गया और उनको उसी प्रेजेंटेशन में से सवाल किए गए, तो उसमें से 75% लोग ऐसे थे जिनको चीज़ें याद नहीं रहती। अब क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है सुनने की? नहीं जी, हमारी कैपेसिटी है। अगेन एक रिसर्च जी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें लिखा है कि द ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट एज मच एज 400 वर्ड्स पर मिनट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इवन अ नॉर्मल स्पीकर टॉक्स एट अराउंड 125 पर मिनट। यानी हमारा ब्रेन जो है वो 400 वर्ड्स पर मिनट को जो है वो प्रोसेस कर सकता है, जबकि एवरेज इंडिविजुअल 100 से 125 वर्ड्स पर मिनट बोलता है। इसका मतलब माइंड की कैपेसिटी मौजूद है, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। उसका मेजर वजह यह है कि जब भी हम कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, चाहे हम क्लास में हो, सेमिनार में हो या वीडियो सुन रहे हो, हमारा माइंड कहीं और इंगेज होता है, हम किसी और एक्टिविटी में लगे होते हैं। काफ़ी दफ़ा हम अपने एसएमएस पढ़ रहे होते हैं या हमारा दिमाग जो है वो किसी और एक्टिविटी के बारे में सोच रहा होता है कि हम जो है घर जाके क्या करेंगे या इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। तो आपने फोकस्ड रहना है और फोकस्ड रहने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मैं इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर मैं सिर्फ दो चीज़ों की बात करूंगा। एक चीज़ यह है कि आपने अपनी बाकी तमाम एक्टिविटीज को वहां पर रोक देना है और कंप्लीटली फोकस होना है कि लिसनर क्या बोल रहा है। चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो या किसी को भी सुन रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये करनी है। और फिर आपने जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है कि आपने फिर उसके बाद रिव्यू भी करना है। यानी वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वहीं पर उसको पॉज कर कर उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना है। कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही उसको सर्च कर लेना है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा उसको सर्च करके और वहीं पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप क्लास में किसी टीचर को सुन रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो वहीं पर आपने क्वेश्चन रेज करना है ताकि आपकी लिसनिंग बेहतर हो और जो टीचर या जो स्पीकर अपना टाइम लगा रहा है टू डिलीवर दैट लेक्चर और टू डिलीवर दैट टॉपिक, उसमें से आप मैक्सिमम गेन हासिल कर पाए। इसके अलावा जी जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है टेकिंग नोट्स। ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप देख रहे हो, जब तक आप उसके नोट्स नहीं लेंगे तब तक आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और जो प्राइम पर्पस है किसी भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं, आप अपने बुक लिखने के लिए कर रहे हैं या जो भी आपका पर्पस है, उस पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जी नोट्स टेकिंग किस तरह की जाए। तो इसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें। सबसे पहले नोट्स टेकिंग आपने हाथ से करनी है। काफ़ी लोग जो है वो सॉफ्ट पे नोट्स लिखते हैं, लैपटॉप के ऊपर, आईपैड के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, वो लिख सकते हैं, लेकिन जब आप अपने हैंड्स रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप अपनी वर्डिंग यूज़ करते हैं और आपकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मेकिंग नोट्स ऑन स्क्रीन। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने उस राइटिंग में नोट्स बनाने हैं जो लिजिबल हो, जो आपको समझ में भी आए। तीसरी चीज जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो मैं हमेशा बताता हूं, कैप्चर एंड क्रिएट का मेथड। वो मेथड क्या है कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपने एक लाइन लगा देनी है बीच में, इस तरफ आपने नोट्स बनाने हैं और इसकी तरफ इस तरफ आपने लिखना है कि मैं इस नोट्स को कहां यूटिलाइज करूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और वो हर चीज़ उसके अंदर से नोट डाउन कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो वेयर टू यूटिलाइज दैट डाटा एंड वेयर टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल। तो उनसे कभी कभार पूछते हैं भी हैं कि भाई आप ये जो आप लिख रहे हैं ये आपको कहाँ काम आएगी। सर एग्जाम में कभी भी काम आ सकती है, कहीं भी काम आ सकती है जी। कहीं का सवाल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान अफेयर में यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज़ कर सकता हूँ, या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है ही नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर यह है कि इफ़ यू
राइट डाउन एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द आर्टिकल, इसका मतलब आपने नोट्स मेकिंग की ही नहीं। अगर आप हर चीज लिख रहे हैं या जो स्पीकर बोल रहा है उसकी हर बात आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, इसका मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपने अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं कि जी नोट्स लिखने किस तरह से हैं, बनाने किस तरह से। तो इसके लिए एक एक्रोनियम है TIP, टिप, जो आपने याद रखना है। टी से क्या मुराद है जी? टी से मतलब है थिंक का, यानी नोट्स बनाने में सबसे पहले आपने उसके ऑब्जेक्टिव पे काम करना है कि व्हाई एम आई टेकिंग दिस नोट्स, मैं ये नोट्स किस चीज के लिए बना रहा हूं। ठीक है, मैं ये नोट्स अपने एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के रिवीजन के लिए बना रहा हूं, या उससे पहले मैं जो रिवाइज करूंगा उसके लिए बना रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है। फाइनल एग्जाम टाइम जो रिवीजन के लिए नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो पॉइंटर नोट्स होते हैं। उससे पहले के जो रिवीजन के लिए नोट्स होते हैं वो डिटेल नोट्स होते हैं। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि मैं आखिर बना किस चीज के लिए नोट्स रहा हूं। अगर मैं करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बना रहा हूं तो उसमें डाटा, एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिक्स, कोटेशन ज्यादा होंगी। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए नोट्स बना रहा हूं तो उसमें मैं फिर थ्योरेटिकल एनालिसिस की भी बात करूंगा, उसमें मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की भी बात करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंस है हर चीज की नोट्स मेकिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट, या व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ माय नोट्स मेकिंग, वो आखिर है क्या। दूसरा है जी आई फॉर आइडेंटिफाई। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज अनइंपॉर्टेंट फॉर यू, यानी आपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देना है कि क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और क्या आपने इंफॉर्मेशन अनइंपॉर्टेंट है, और फिर अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने नोट डाउन नहीं करना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सब चीज लिखने का मतलब है कि आप नोट्स बना ही नहीं रहे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पी इज फॉर प्रायोरिटाइज। आफ्टर नोट्स मेकिंग के बाद आपने उस नोट्स को पढ़ना है, उसमें जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लग रही है आप उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जिसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे, या फिर उसमें आप नोट्स में आपको कोई कमी लग रही है तो फिर आप अपने उस नोट्स को जो है वो अपडेट भी करते रहें। ठीक है, अपडेट कर लें ताकि आपको एंड टाइम पे वो नोट से आप जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। अगेन, लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, राइटिंग एलिजिबल होनी चाहिए। कोई आप शॉर्ट कट्स या आप कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर पता होने चाहिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताने की आपको कोशिश की कि किस तरह आप अपनी स्टडी से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन तमाम जो है वो स्किल्स को की प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को जो है वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के लेवल पे ऊपर लेकर आएंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।